Hello everyone, welcome to Free Study. So this is third video for September 2020 करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एंड मैंने पीडीएफ से अपने खुद के नोट्स बना लिए हैं पेज नंबर 24 to 36। आप पीडीएफ से भी मैच कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं आपको ये पीडीएफ से भी अच्छे लगेंगे क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से मैंने बनाए हैं। एंड रीज़न ये है कि मैंने नोट्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। बिकॉज़ आप सभी को पता होगा कि हम करंट अफेयर जो है वो पूरे एक साल का कर चुके हैं। जून 2019 से हमने शुरू किया था एंड ये सितंबर 2020 का है। तो मुझे डर है कि कहीं कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए बिकॉज आई एम यूजिंग देयर पीडीएफ एंड क्योंकि मेहनत कर ही रहे हैं हम इतनी, लेकिन सिर्फ एक पीडीएफ लेने की वजह से अगर कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, चैनल बंद हो जाता है। तो मेहनत का फिर कोई फल नहीं मिलेगा एंड हमारा जो चैनल है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल बंद हो जाए। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग फ्रॉम देयर पीडीएफ मैं पहले नोट्स बनाऊंगी कंपाइलेशन से एंड उसके बाद अपने नोट्स से पढ़ाऊंगी। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ से काफ़ी खुश हों, क्योंकि जब आप अभी नोट्स को देखेंगे और अब जब आप पीडीएफ से कंपैरिजन करेंगे तो एक तो मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। इसके साथ साथ देखिए, मेरी तो इसके साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हुई है एंड मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस के भी पीडीएफ ले लिए हैं, फ़ोटोज़ ली हैं पीडीएफ से एंड फिर मैंने उसका भी पीडीएफ बनाया है। तो पहले मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ, आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। एंड मेरे नोट्स बिल्कुल फुल फ्लैश्ड हैं, कोई भी नॉट अ सिंगल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिसिंग है। अगर मैं अपने लिए नोट्स बनाती तो मैं कुछ एक दो पॉइंट्स स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जून 2019 से अपने नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो थोड़े रफ बने हुए हैं। मीन्स इतने अच्छे पेजेस पे नहीं बने हुए, लेकिन ये मैंने कोशिश की है कि थोड़ा राइटिंग जो है वो भी आपको समझ में आए एंड आगे आगे जो आपको मीन्स पीडीएफ दिखेंगे मेरी राइटिंग में वो और अच्छे दिखेंगे। क्योंकि ये कल मैंने फर्स्ट टाइम इस पेज पर लिखा तो मुझे थोड़ा इस पेज पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट स्टिल मैंने A4 साइज शीट पेजेस पर लिखा है। एंड आप एक बार देखिए नोट्स को, दीज आर वेरी गुड एंड बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं। एंड मैं ये कह रही थी कि अगर मैं इसको अपने नोट्स को अगर मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ तो मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे रटी हुई है तो मैं उसको नहीं लिखती, लेकिन क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था इसलिए मैंने बिल्कुल हर एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है। आप चाहें तो पीडीएफ से मैच कर सकते हैं। 24 लास्ट पेज से शुरू होगा, मीन्स 24 पेज पर आप लास्ट टॉपिक से देख सकते हैं एंड 36 के स्टार्टिंग पेज तक। तो उनके 10 या 12 पेजेस, मैंने भी 10 पेजेस ही बनाए हैं, लेकिन आपको मेरे पेजेस में और उनके पेजेस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट कंटेंट जो है वो कंप्लीट है। सो स्टार्ट करते हैं एंड आपको मज़ा आएगा नोट से पढ़ने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिफ्थ टॉपिक पेज नंबर 24 से स्टार्ट होगा। तो टॉपिक है आपका सैलरी अलाउंसेस पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड इन लोकसभा। तो हो सकता है इस अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखो इस जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप चाहें तो पीडीएफ लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं एंड वीडियो को सुन सकते हैं। आप मैच करेंगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये जो अमेंडमेंट बिल है, सैलरी का, अलाउंसेस का, पेंशंस का, किसकी पेंशंस का, एमपीज का, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट फॉर एमएलएज। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स सिर्फ ये आपका लोकसभा से रिलेटेड है। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो बिल आया है न्यू, इससे पहले वाला ही मीन्स यही जो एक्ट था, सैलरी अलाउंसेस पेंशंस एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, इसको अमेंड किया गया है एंड इसके अकॉर्डिंग जो सैलरीज हैं एमपीज की वो 30% तक कम कर दी गई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुई है, दूसरा ये हुआ है कि यही जो एक्ट है 1952 का, उसे भी चेंज किया गया है एंड जो सम्पचुअरी अलाउंसेस दिए जाते थे लोकसभा मेंबर्स को, वो भी 30% तक कम कर दिए गए हैं। एंड ये भी कहा गया है कि जो एक्ट 1954 है, मीन्स यही वाला जो एक्ट है, सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954,
इसके थ्रू काफ़ी सारे अलाउंसेस जो हैं वो कम किए गए हैं। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। अब ये किस लिए किया गया है? तो ये किया गया है आपके कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, 31 मार्च 2021 तक ये अलाउंसेस कम किए जाएंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एंड मैंने नोट्स के अंदर जहाँ पे भी मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ तो मैं उसे क्या कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये मेंस में काम आ सकते हैं। तो इसीलिए मतलब अलग से पीडीएफ में पता चले तो मैंने ये हाईलाइट कर लेती हूँ। आप भी बनाए तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए, पहले आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको इंस्टा मोजो पे जाके बहुत ही कम कॉस्ट में इसको ले सकते हैं, लेकिन अभी अपलोडेड नहीं है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं वहाँ पर इनको डालूंगी। एंड अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं बना पा रहा है नोट्स तो वो ये ले सकता है। एंड इंस्टा मोजो पे देखिए, इंस्टा मोजो पे इसलिए डालूंगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स मांगते हैं, एंड ये सबके लिए नहीं है, जिसको ज़रूरत हो वो ले सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी में कमेंट सेक्शन के अंदर भी रखूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखूँगी, आप वहाँ पर भी ईमेल कर सकते हैं। जितनी ईमेल आएंगी, अगर ज़्यादा ईमेल आते हैं, अगर मेरे पास 20 ईमेल्स भी आ जाते हैं या फिर, तो मैं इसको इंस्टा मोजो पे डाल दूँगी, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 106, तो आर्टिकल नंबर 106 क्या कहता है कि जो एमपी हैं वो अपनी सैलरीज खुद डिसाइड करते हैं लॉज को इनैक्ट करके। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 106 कहता है। 1985 में पार्लियामेंट ने इस तरीके का कानून लेके आए थे कि जो पावर है सैलरी डिसाइड करने की वो किसके पास रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। आप पीडीएफ से मैच कीजिए, हर एक इंफॉर्मेशन मैंने ली है। ठीक है, ये पीडीएफ से भी अच्छे आपको नोट्स मिलेंगे। देन देखिए फाइनेंस एक्ट 2018, तो जो द फाइनेंस एक्ट 2018 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सैलरी हैं, अलाउंसेस हैं या जो पेंशन्स हैं एमपी की, वो हर 5 साल बाद रिवाइज होंगी। रिवाइज तो होंगी, लेकिन किस बेसिस पर रिवाइज होंगी? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पर। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस एक्ट 2018 ये कहता है कि जो एमपीज़ हैं उनकी सैलरी, अलाउंस और जो पेंशन है वो हर 5 साल बाद रिवाइज होंगी। किस बेसिस पर? एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। उसके बेसिस पर ये जो सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन है वो हर 5 साल बाद क्या होंगी? रिवाइज होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जब मेंस का पेपर आता है तो उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज से कंपैरिजन करने को बोला जाता है, तो ये पीडीएफ में भी था एंड मैंने भी लिखा है। ठीक है, तो देखिए कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। एक तो अपना इंडिया हो गया, ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पे। दूसरा है कनाडा। कनाडा में भी हर साल वो देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रीवियस ईयर का, एंड उसके बेसिस पर सैलरी डिसाइड करते हैं। दूसरा देखिए, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं, जैसे कि यूके। यूके के अंदर क्या है? यूके के अंदर आपके होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मीन्स जो पहले रह चुके हों, जज जो पहले रह चुके हों, ऑडिटर। तो ये 3 मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, हर साल डिसाइड करते हैं कि एवरेज पब्लिक सेक्टर अर्निंग्स कितनी है, उसके बेसिस पे ये लोग एमपी की सैलरीज डिसाइड करते हैं। कौन? यूनाइटेड किंगडम। एंड देन है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही होता है। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स हों, इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉज में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं हर साल। ठीक है, एमपीज़ की सैलरी। न्यूजीलैंड के अंदर जो जजेस होते हैं, एमपीज़ होते हैं एंड जो मेंबर्स होते हैं कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के, वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। देन देखिए फ्रांस के अंदर सिविल सर्वेंट के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। कैसे? वहाँ देखा जाएगा कि जो हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट कौन है, लोवेस्ट पेड सिविल सर्वेंट कौन है, फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा एंड फिर जो सैलरी है वो डिसाइड की जाएगी। एंड सिविल सर्वेंट को कैसे पे किया जाता है? तो सिविल सर्वेंट को डिसाइड करते हैं ट्रेजरर्स, जो कि अगेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपका जो पूरा टॉपिक है दैट इज सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बिल 2020, जो कि अभी लोकसभा के अंदर पास हुआ है। अगर ये मेंस के अंदर भी आता है तो आपको यही सब लिखना होगा, बहुत ही क्रिस्प एंड बिल्कुल फुल फ्लेज्ड
आप इसको एक बार पीडीएफ से मैच करके देखिए, आपके पीडीएफ से कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि एक ऐसे चैनल पर पढ़ाती हूँ एंड जहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो सीखते हैं। एंड देखिए, आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये मुझे पता है कि क्या डिमांड है इस एग्ज़ाम की एंड किस तरीके के नोट्स बनाने चाहिए। तो ये कोई नोट्स मैंने ऐसे ही नहीं बनाए हैं, ये काफ़ी मुझे इसको बनाने में 2 घंटे लगे हैं। एंड क्योंकि मैंने कल फर्स्ट टाइम थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश की, सब कुछ लिखने की कोशिश की, क्योंकि आपको पढ़ाना था इसलिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा टॉपिक, आप अपने पीडीएफ भी इसके साथ खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, देन आपका टॉपिक उसके अंदर गिवन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अब देखिए आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये आपका आर्टिकल 103 में क्या लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है, ये देखो मैंने थोड़ा येलो से हाईलाइट किया हुआ है। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि आपके जो वाईएसआर के कांग्रेस लीडर हैं विजय साई रेड्डी, ये राज्यसभा के मेंबर हैं एंड ये क्या कर रहे थे, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में हैं एंड नेशनल कैपिटल में ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी मींस काम करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली विजिट करते हैं। तो प्रेसिडेंट तो कहा गया कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है फॉर बिकमिंग एमपी एंड राज्यसभा मेंबर, तो इसको डिसक्वालीफाई कर दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको मना कर दिया। तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में डिसाइड करते हैं, आर्टिकल 103 में। अब प्रेसिडेंट ने कैसे मना किया, तो प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लिया एंड इलेक्शन कमीशन ने ओपिनियन दे दिया था जून में कि नहीं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते एंड ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि जो भी ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं नेशनल कैपिटल के अंदर, वहाँ से इन्हें कोई भी पिक्यूलरी गेन नहीं मिल रहा है, मींस कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, ये सिर्फ स्पेशल गेस्ट की तरह से वहाँ पर जाते हैं, तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती अंडर आर्टिकल 102 सबसेक्शन 1। इसको मैं हाईलाइट मैंने ये यहाँ पर किया है। तो आर्टिकल 102 में किसकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है, एमपी की। आर्टिकल 191 प्लस 89 वाला रूल आपको ध्यान रखना होगा, तो 102 में 89 ऐड करेंगे तो 191 में डिसाइड होती है एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 191 सबसेक्शन 1 में दिल्ली के लिए डिसाइड होती है। ठीक है, अब देखिए डिसक्वालीफाइड कब कब किया जाता है, मींस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर कब एमपीज या एमएलएस को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो एक तो जब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हों सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, अनसाउंड माइंड के हों, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हों, ठीक है, एंड इंडियन सिटीजन ना हो। यही सेम पॉइंट्स आपको पीडीएफ में भी देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत ही मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं एंड मैंने सभी कुछ लिखा है। हालांकि मैं सब कुछ नहीं लिखने में बिलीव करती हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको एम्फेसाइज इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे कि ऐसा ना हो कि पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूँ तो आप वीडियोस को नहीं देखें। नहीं, आप वीडियोस को फुल देखिए। वीडियोस के अंदर जो ये मैंने पीडीएफ बनाया है ये कंप्लीट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप चाहें तो मैच भी करके देख सकते हैं, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है। एंड देन देखिए वाई, तो अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होती है, तो देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसलिए है ताकि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो ऑब्लिगेटेड ना फील करें एग्जीक्यूटिव को। पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, तो जो लेजिस्लेटर्स हैं वो ये ना सोचे कि हम एग्जीक्यूटिव को क्या है, ऑब्लिगेटेड है, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं करना। जो भी एमपीज़ हैं, जो भी एमएलएज़ हैं, वो ये ना सोचें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा मिल जाए। नहीं, अगर उन्हें उनका कोई काम करना है तो बिना किसी गवर्नमेंट प्लेजर्स को दिमाग में रखते हुए करना है, इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आया है। एंड बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में ये आता है कि पावर्स जो हैं वो सेपरेट हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की, दैट्स वाई। अब कॉन्ट्रोवर्सीज़ क्यों आ जाती हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर, तो कॉन्ट्रोवर्सी इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है एंड ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। कौन डिसाइड करता है, कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 102 एंड 191 तो रेस्ट्रिक्शंस बता देते हैं कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर हम रोल ऑफ जुडिशरी और देखेंगे।
ठीक है, तो रोल ऑफ जुडिशरी और देखते हैं हम। ये थोड़ा सा आई थिंक पेज अच्छे से फोटो क्लिक नहीं हुई है इसकी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो रोल ऑफ जुडिशरी के अंदर है प्रद्युत बोरदोलोई, ठीक है, वर्सेस सिनापुर रॉय, ठीक है, ये आपका वो था। एंड इसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे डिसाइड करने के कि कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करता है। तो अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो अपॉइंटमेंट पर, रिमूवल पर या फिर परफॉर्मेंस पर ऑफ एन ऑफिस, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा। अगर ऑफिस किसी भी तरीके की रेम्यूनरेशन दे रहा है उस एमपी को या एमएलए को, अगर कोई गवर्नमेंट पावर्स हैं उस ऑफिस से रिलेटेड, अगर जो ऑफिस है वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, तो इस बेसिस पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं कौन, एमपीज एंड एमएलएज। अब जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सेंटर अलाउज 5 स्टेट्स टू बोरो। तो सेंटर ने 5 स्टेट्स को बोरोइंग करने के लिए अलाउ कर दिया है। एंड कितना अमाउंट और वो ले सकते हैं, 9913 करोड़ ले सकते हैं स्टेट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ये क्यों अलाउ किया गया है, कोविड-19 की वजह से। ये 5 स्टेट्स के नाम ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका एंड आपका त्रिपुरा पड़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, बाकी चारों साउथ स्टेट्स हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टेट्स थे उन्होंने जो रिफॉर्म कंडीशन थी कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, जिसकी वजह से स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया कि ठीक है आप और एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं। तो मई के महीने में, मई मंथ में सेंटर ने अलाउ कर दिया कि आप 2% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोबारा से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाते हैं दो, 293 सबसेक्शन 3 और 293 सबसेक्शन 4। 293 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से परमिशन लेंगे अगर उन्हें बोरो करना है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर जो स्टेट हैं, क्यों, किस केस के अंदर उन्हें परमिशन लेनी होगी, अगर स्टेट जो हैं सेंटर से उन्होंने पहले किसी टाइम में कोई लोन लिया हुआ है तो उन्हें परमिशन लेनी होगी स्टेट्स को, ठीक है। इन केस ध्यान रखिएगा, अगर नहीं लिया हुआ और कोई लोन तो स्टेट्स को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 293 सबसेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि सेंटर जो है, अगर मान लीजिए स्टेट सेंटर से आती है परमिशन लेने के लिए, तो उनको कंसेंट दे सकती है सेंटर, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए ये है कि हर सिंगल स्टेट ने सरकार से, केंद्रीय सरकार के बेसिस पर लोन लिया हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है कि हर सिंगल स्टेट क्या है, इंडेप्टेड है। देन देखिए वाई, तो इसीलिए हर स्टेट को परमिशन लेनी होगी। नाउ वाई रेस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी, रेस्ट्रिक्शंस इसीलिए नेसेसरी हैं ताकि क्रेडिटर्स को हम नुकसान ना पहुंचने दें, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। देन देखिए नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो है दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड। आज आई थिंक इस PDF में आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ आज आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, मैं कल से इनका और अच्छे से पिक्स लेके PDF बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा वीडियो कंटिन्यू ही करती हूँ। ओके, सो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड किस बेसिस पे, तो स्कूल्स आपने देखे होंगे, काफ़ी स्कूल्स जो हैं वो कोविड-19 के बीच में ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इन्हें गैजेट्स दीजिए, इंटरनेट एक्सेस दीजिए, किन लोगों को, सभी को नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को। नाउ क्यों, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 एंड 21 आप रीड कर सकते हैं पॉलिटी के अंदर, जहाँ पे सब जो पॉइंट्स हैं वो यही लिखे हुए हैं कि सबको आपको मींस इक्वालिटी है बिफोर लॉ। देन आपका RTE एक्ट है 2009 वाला, तो उसके बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना होगा। दूसरी बात ये है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसीलिए ऑर्डर दिए क्योंकि फाइनेंशियल बैरियर है, कुछ काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो नेट का खर्चा अफोर्ड कर सकें, एक फ़ोन जो है वो टच स्क्रीन वाला लें। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, अगर वो खर्चा करता है गैजेट्स देने में, इंटरनेट एक्सेस देने में, तो वो उसको रीइंबर्समेंट, मतलब क्या होता है कि आप पहले खर्चा कर लो, बाद में पैसा ले लेना, किससे, सरकार से ले लेना, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, RTE एक्ट के सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट ये है कि पहले आप प्रोवाइड कर दीजिए गैजेट्स एंड इंटरनेट स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को,
एंड जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, एंड बाद में ये जो पैसा है इसे रीइम्बर्स करा लीजिएगा किससे, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से। अब थोड़ा सा हम आरटी एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि आरटी एक्ट 2009 क्या है। ये कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन देनी है 6 to 14 ईयर्स तक। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। 25% सीट्स जो होंगी वो रिजर्व होंगी डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस के लिए। जो बच्चे कहीं एडमिट नहीं हैं उनको एडमिशन देना पड़ेगा उनकी एज अप्रोप्रिएटेड क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 10 साल का है तो वो किस क्लास के अकॉर्डिंग है उसके अंदर एडमिशन देना होगा। एंड जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइनेंशियल या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर शेयर किया जाए। आज आप मेरे वर्ड्स पर फोकस कीजिए। एंड ये जो 2 पेजेस हैं ये थोड़े कम क्लियर हैं। आई नो कि दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ एंड दिस इज़ नॉट क्लियर, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखूँगी, ठीक है। तो थोड़ा 1-2 दिन मुझे लग रहे हैं बट देन एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन, तो प्लीज़ थोड़ा ट्रस्ट बनाकर रखिए एंड ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ आरटी एक्ट के अंदर क्या कहा गया है कि टीचर्स को नॉन एजुकेशन वर्क में भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। मीन्स जैसे काफ़ी अलग अलग काम होते हैं सिर्फ टीचिंग के अलावा, तो आरटी एक्ट 2009 ये सब बातें कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि आरटी एक्ट 2009 क्या है, तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। देन देखिए क्या पॉइंट्स है, नो डिटेंशन पॉलिसी। अब इसे ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी था तो इसे हटा दिया गया है क्योंकि आपका जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड एजुकेशन एक्ट है ये 2019 में दोबारा से अमेंड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग नो डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया है। देन आपका जो आरटी एक्ट 2009 है वो ये भी बताता है कि प्यूपिल टीचर रेशो क्या होनी चाहिए। प्यूपिल होता है स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स पर कितने टीचर्स होने चाहिए। देन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, स्कूल में कितने वर्किंग डेज होंगे, टीचर के वर्किंग आवर्स कितने होंगे, तो ये सब बातें बताई जाती हैं आरटी एक्ट 2009 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोक अदालत। तो लोक अदालत आपको पॉलिटी में मिलेगा, ये एक्चुअली आज GS2 के ही टॉपिक्स हैं। तो देखिए लोक अदालत में क्या कहा, लोक अदालत क्या होती है, तो न्यूज़ में क्यों है पहले ये देख लीजिए। एक डेली वेजर थे उड़ीसा के कंधामल डिस्ट्रिक्ट के, तो इन्होंने PM के खिलाफ, जो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी हैं उनके खिलाफ शिकायत की है कि इनको इनका आधार कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, जबकि इन्होंने 21 बार कोशिश की है। तो इसलिए लोक अदालत न्यूज़ में आ गया है। तो लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट है, आपका प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी आपको लिखना होगा किस केसेस के अंदर अगर कोई केस पेंडिंग हो। अब पेंडिंग का होगा कोर्ट में होगा। दूसरा अगर मान लीजिए कोई केस जो है वो मीन्स दर्ज ही नहीं किया गया है, मीन्स प्री लिटिगेशन स्टेज के अंदर, तो इन 2 केसेस के अंदर आप लोक अदालत में जा सकते हैं क्योंकि हमारे प्रेम्बल के अंदर लिखा हुआ है जस्टिस सबसे पहले SEP सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए। देन आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी होगी वीकर सेक्शंस को। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसीलिए लोक अदालत बनाई गई हैं। इसके लिए एक्ट ध्यान रखिएगा, नालसा, सालसा, तालसा, ये सब आपने पढ़े होंगे PDF के अंदर। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987 जो कि आपका जो लोक अदालत से उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बल्कि ये कानून से बनी हुई है, एक्ट से बनी हुई है, तो ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ठीक है। ये मैंने अपने लिए लिख लिया है कि NGT जो होता है उसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस है क्योंकि अभी उसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा मीन्स PDF से एक्स्ट्रा लिख लिया। आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। देन देखिए जो भी लोक अदालत डिसीजन देते हैं वो उनका सिविल कोर्ट के वर्डिक्ट के बराबर होता है, फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज़ पर। कोई अपील नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लिटिगेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो गो टू द हायर कोर्ट्स, ओके। देन देखिए कोई कोर्ट फी नहीं होती एंड अगर कोर्ट फी पे भी कर दी गई है तो वो भी रिफंड करनी होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन देखिए मेकाडाटू प्रोजेक्ट, अगर आप मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनेंगे
एंड पीडीएफ की थोड़ा बस मुझे खुद लग रहा है कि थोड़ा क्लियर कम है, तो उसको तो खैर मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर ही दूंगी। लेकिन अगर आप मैच करेंगे ना पीडीएफ से, तो मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें 2-4 दिन, इतने मेरा जो पीडीएफ्स हैं वो अच्छे से बनते हैं एंड आपको वीडियोस मिलती हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, सो आई वांट कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। अब देखिए मेघदातु प्रोजेक्ट, तो मेघदातु प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया था 2017 में। किस लिए? कि भाई पानी को स्टोर करो पीने के लिए। 9,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर अप्रूवल मिल चुका है किसका? यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का। लेकिन किसका अप्रूवल नहीं मिला? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का। तो दिस इज द इशू, ठीक है। किसका अप्रूवल मिल चुका है? यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिल चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का नहीं मिला। अब जो तमिलनाडु है वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ, कर्नाटक के खिलाफ, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था एंड जो कावेरी ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया था, तो ये उसको वायलेट करते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट। तो दिस इज रॉन्ग एंड इस मेघदातु प्रोजेक्ट को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। अब देखिए जो ये मेघदातु प्रोजेक्ट है ये कावेरी रिवर पर बना हुआ है, कर्नाटक की रमनगम कनकपुरा तालुक के अंदर, एंड इससे बेंगलुरु के वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ इसके साथ कावेरी रिवर को भी देख लेते हैं। तो कावेरी रिवर जो है वो ब्रह्मगिरी हिल्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स, आपको मैप, इंडिया का मैप आना चाहिए बनाना, एंड मैं खुद भी कोशिश करती रहती हूँ तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी स्टेट्स आती हैं। तो 6 स्टेट्स आती हैं आई थिंक। सो 6 स्टेट्स के अंदर जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहाँ से ये राइज करती है, एंड ये जो रिवर का बेसिन है ये 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर है। एंड देन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती हैं। हेमावती है, लक्ष्मण तीरथ है, कबानी है, अमरावती है, नोयल है और भवन है, ठीक है। तो 1-2 बार पढ़िए, 3 तो देखिए नाम ही है, हेमा, अमरा, लक्ष्मण तीरथ, ठीक है। ये भवन, भवन से आप भावना याद कर लीजिए, ठीक है। कबानी और नोयल, तो ये 2 और याद रख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िए, लर्न हो जाएंगी। देन इस पर मेट्रो डैम भी बना हुआ है। एंड तमिलनाडु तक जब ये कावेरी रिवर आती है, क्योंकि ये देखिए ये आपका है कर्नाटका एंड यहाँ पर है आपका तमिलनाडु, तो जब ये आपकी तमिलनाडु तक आती है तो ये गॉर्जेस फॉलो करती है। तो आपने गॉर्जेस कैनियन देखे होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। एंड होगी नेकल फॉल्स तक ये बहुत ही ट्विस्टेड जॉर्जेस बनाती है, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो अब ये क्या होता है? अगेन जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मान लीजिए बजट सेशन के अंदर पार्लियामेंट ने अप्रूवल मांगा कि हम इतने पैसे खर्च करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा उससे ज़्यादा हो गया, सो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड उस सप्लीमेंट्री डिमांड्स की अब हमें डिमांड्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इसके लिए 2 आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 116। आप देख सकते हैं मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं। तो आर्टिकल 115 के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट्स और एक्सेस ग्रांट्स आते हैं, ठीक है। एडिशनल और एक्सेस इज सेम थिंग। देन 116 के अंदर वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, हर एक ग्रांट का मीनिंग बताती हूँ। न्यूज़ में क्यों है? सेंटर ने 2.35 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो दिए हैं, किस लिए? जिसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो प्रोसीजर क्या होता है इन ग्रांट्स को लेने का? तो पार्लियामेंट के सामने जो ग्रांट्स है उन्हें प्रेजेंट किया जाता है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए। एंड अगेन देखिए ये वो चीज़ है जब आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो चुका है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका ज़्यादा हो चुका है अप्रूव से। बजट में आपने अप्रूवल मांगा था लेकिन आपने खर्चा उससे ज़्यादा कर दिया, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो डिमांड रखती है किसके लिए? एक्सेस ग्रांट्स के लिए। देन आपके जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, कि सिर्फ ऑडिटर हैं कंट्रोलर नहीं है, मींस पहले नहीं पूछा जाता है बाद में पूछा जाता है, तो इसका भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो कैग ने आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो फिर इन एक्सेसेस को पार्लियामेंट के सामने लेके आते हैं, उनके नोटिस में लेकर आते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रांट्स की ज़रूरत है। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्हें एग्जामिन करती है, तो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है। सो देन देखिए अदर ग्रांट्स क्या हैं, आप कुछ और हम ग्रांट्स का मीनिंग समझ लेते हैं। एंड सबसे पहले
रहे हैं एडिशनल ग्रांट्स। एडिशनल ग्रांट्स क्या होते हैं? एडिशनल ग्रांट्स, मान लीजिए आपने बजट में कोई चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन अब आपको कुछ नया काम करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कोविड के लिए बजट में कुछ प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब करने पड़ रहे हैं, तो दैट इज़ कि उसके लिए एडिशनल ग्रांट चाहिए। सो दैट इज़ कि नीड पड़ गई है क्योंकि कोई न्यू सर्विस देनी पड़ रही है और जो कि बजट में नहीं बताई गई थी, वो होते हैं आपके एडिशनल ग्रांट। देन एक्सेस क्या होते हैं? एक्सेस मीन्स जब कोई चीज़ आगे निकल जाए, मीन्स आपने अमाउंट मांगी थी कुछ और लेकिन खर्चा कर दिया ज़्यादा, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस ग्रांट्स। एक्सेप्शनल ग्रांट्स, एक्सेप्शनल ग्रांट्स देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेम से ही पता चल रहा है किसी एक्सेप्शनल पर्पस के लिए। एक होते हैं आपके टोकन ग्रांट्स। तो टोकन ग्रांट तब दिए जाते हैं अगर मान लीजिए आपका जो फंड है किसी भी खर्चे को पूरा करने के लिए, वो कोई भी न्यू सर्विस के लिए वो अवेलेबल कराए जाएं रीअप्रोप्रिएशन करके। मींस बोलते हैं ना गाय की भैंस तले भैंस की गाय तले करके। मींस इसका मतलब ये होता है कि कोई खर्चा इधर से कम करके इधर कर दो क्योंकि आज यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड बाद में फिर यहाँ पर उस पैसे को एडजस्ट कर लेना। तो दैट इज़ कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन। तो इस तरीके की डिमांड भी जो होती है वो हाउस के सामने रखी जाती है वोट के लिए, एंड अगर फिर हामी मिल जाती है तो फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आप मैच कर सकते हैं पीडीएफ से। पीडीएफ में इससे ज़्यादा एक शब्द आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने पूरा पीडीएफ से सारा निचोड़ जो है वो इसके अंदर डाला है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सिलेक्ट कमिटीज़। तो सिलेक्ट कमिटीज़ ये भी बहुत न्यूज़ में थी, इसीलिए थी क्योंकि दो जो क्रूशियल एग्रीकल्चर बिल थे वो राज्यसभा के अंदर पास कर दिए, एंड ऑपोजिशन ने कहा कि कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटी ने स्क्रूटनाइज ही नहीं किया है, एंड ये बिल जो है वो कैसे आ गए राज्यसभा के अंदर। तो ये कौन होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी? सिलेक्ट कमेटी क्या होती हैं? तो मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर बिल है उसको एग्जामिन करना है तो उसके लिए बनाई जाती हैं, एंड इसके अंदर जो एमपीज़ होते हैं वो एक ही हाउस से होते हैं, एंड जो एमपी जो चेयरमैन इसके होते हैं वो भी एमपी होते हैं किसी रूलिंग पार्टी से ही। एंड जब पर्पस ख़त्म हो जाता है तो ये जो कमेटियाँ होती हैं इनको मीन्स डिसबैंड कर दिया जाता है। एंड क्या से ये स्क्रूटनाइज करती हैं? तो फ्लोर ऑफ द टू हाउसेज जो हैं, ये तो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, ये तो करना ही होगा, आपको डिस्कस करना ही होगा ऑन द फ्लोर ऑफ टू हाउसेस। देन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो बिल हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को दें, अब मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए तो जो बिल्स हैं वो मींस इंट्रोड्यूस किए गए। तो मैंडेटरी होता, अगर लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट होती तो इशू ही नहीं आता, ठीक है। अब देखिए ये जो कमेटी है वो बिल को कैसे एग्जामिन करती हैं, तो तीन तरीके हैं। पहले तो जो भी मिनिस्टर जो भी बिल लेके आएगा वो रिकमेंड कर सकता है कि भाई ये जो बिल है वो कमेटी के पास भेजा जाए एंड वो इसको देखें। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर मीन्स लोकसभा के अंदर आपके जो स्पीकर हो गए एंड राज्यसभा के अंदर आपके जो चेयरमैन हो गए, अगर वो कहते हैं कि नहीं ये बिल जो है वो पहले सिलेक्ट कमिटीज़ को देखेगी, तब बिल उनके पास जाएगा। तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए बिल जो है वो एक हाउस ने पास कर दिया एंड दूसरे हाउस ने कहा कि हम बिल को तभी पास करेंगे जब ये बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाकर वापस आएगा। तो ये तीन केसेस हैं जिसके बेसिस पे कमेटी जो है वो बिल को एग्जामिन करती है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए कमेटी ने उसको एग्जामिन कर लिया, फिर कमेटी कहेगी कि कमेंट्स दो, सजेशन दो, गवर्नमेंट को भी सामने आना पड़ेगा, भाई गवर्नमेंट से जो पूछा जाएगा उन्हें भी बताना होगा, सजेशंस देने होंगे। लेकिन लास्ट में देखो बात कहाँ आ जाती है, रिकमेंडरी नेचर। सिलेक्ट कमेटी ने कुछ कहा, ठीक है आप रिकमेंड कर सकते हो, आप बाधित नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है होती है वो इन्हें देनी होती है, एंड किसी किसी केसेस में लंबी भी चल सकती है। अब लोकसभा के अंदर हम देखें तो 17 बिल जो थे वो इनको रेफ़र किए गए थे, लेकिन ये धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है। अगर आप 14th लोकसभा में देखेंगे तो 60% थे, 15वीं लोकसभा में देखेंगे तो 71% जो बिल्स थे वो इनको रेफ़र किए गए थे। 16 के अंदर 16th लोकसभा के अंदर 25% बिल जो थे वो इन्हें रेफ़र किए गए थे। आप पीडीएफ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि अगेन ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब हम पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है ऊपर नाम इनसाइट्स IAS का, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से आप वो वीडियोस देखते थे, लेकिन वही ट्रस्ट फैक्टर आपको मेरे नोट्स में भी दिखाना होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप एक बार मैच करके देखें। अगर कोई कमी नज़र आती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, एंड अगर आपको ये PDFs चाहिए तो वो भी आप email ID एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताएं, ठीक है। बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, बहुत ही कम
बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, बिलीव मी। एंड क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है दैट इज़ नॉट मनी अर्निंग, वो पैसा कमाने का नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा खुद का भी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। एंड क्योंकि पढ़ाना मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड पहले मैं स्कूल में भी टीचर थी, अभी मैं घर में भी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाना मेरा शौक़ है। एंड इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो आप ये मत सोचिएगा कि मैं मीन्स पैसे कमाने के लिए या कुछ अर्निंग्स करने के लिए आपको पीडीएफ सेल कर रही हूँ, नहीं। बल्कि इंस्टा मोज़ो पे होता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो अमाउंट डिस्क्राइब करनी होती है, तो अगर आप कहेंगे तो फिर आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको पीडीएफ्स नहीं चाहिए, ये नोट्स नहीं चाहिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं, जैसे मैं यूजीसी नेट का भी पढ़ाती हूँ तो उसके भी पीडीएफ लेते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाइए टर्मिनेशन ऑफ सेशन पे। तो सेशन कैसे टर्मिनेट होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो 4 तरीके हैं। एक तो एडजर्नमेंट से, एडजर्नमेंट साइन डाई से, प्रोरेगेशन से, डिसोल्यूशन से, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। एडजर्नमेंट क्या होती है? एडजर्नमेंट मतलब स्पेसिफाइड टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 हफ्ते के लिए सेशन को टर्मिनेट कर देते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होती है? नहीं पता कितने दिन के लिए कर रहे हैं, बस हमने काम अभी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। प्रोरेगेशन क्या होती है? प्रोरेगेशन तब होगा अगर मान लीजिए एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया कि पता नहीं कितने दिनों के लिए बंद है, या सेशन के दौरान भी प्रोरेगेशन किया जा सकता है कि अब बाद में मिलेंगे। डिसोल्यूशन तो मतलब अब तो बिल्कुल सब कुछ ही नया दोबारा चुन के आएगा, तो ये सिर्फ लोकसभा में होता है डिसोल्यूशन, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। लेकिन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा मेंस की तरह बनाने की कोशिश किया है, ताकि अगर मान लीजिए मेरा भी कभी प्रीलिम्स क्लियर होता है और मेंस में लिखना हो तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो मैं अपने फ़ायदे के लिए भी नोट्स बना रही हूँ, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूज़ में। क्यों है न्यूज़ में? इसलिए है क्योंकि लोकसभा का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्लॉग्ड हो गई। कैसे? 25 बिल पास हुए, 2300 अनस्टार्ड क्वेश्चंस का जवाब दिया गया, 68% जिसमें से लेजिस्लेटिव वर्क से डील करते थे, 370 0R भी रखे गए। अच्छा चलिए, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स के अंदर था एंड अब भी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ICJ है, दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा कि जो प्रशांत भूषण जी पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था, हमने पहले भी पढ़ा था कि बोबडे जी की जो बाइक पे पिक्स थी वो डाल दी थी, एंड इसलिए तो कहा, इन्होंने क्या कहा, इस कमीशन ने ये कहा कि उनके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। मतलब एक तरीके से इन्होंने प्रशांत भूषण जी का फेवर किया है। अब ये है क्या इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट? ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट NGO है। इसके अंदर 60 एमिनेंट ज्यूरिस्ट्स होते हैं एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। तो इन्होंने फेवर किया है किसको? प्रशांत भूषण जी को। देन देखिए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या है? आई नो थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, बट ये थोड़ा मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे लेके PDF बनाए तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एंड मैं कल इसको और अच्छे से बनाऊंगी। तो मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की हुई है एंड इसे मॉनिटर करती है UN की ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी ये पार्ट है, 1976 से ये इफेक्टिव हो गए थे। अब इसमें एक आर्टिकल 49 ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि कोई भी कोवेनेंट जो है वो फोर्स में एंटर कर जाएगा मींस आफ्टर 3 मंथ्स। सो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 49 अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। इंडिया भी इंटरनेशनल कोवेनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गए मेरे PDF 10 पेजेस के, एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ईमेल ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें लिखिएगा। अब हम कुछ मैंने अभी सिर्फ 1-2 वीडियोस के लिए क्वेश्चंस भी लिए हैं, ठीक है। मैं वो क्वेश्चंस अब आपको कराती हूँ।
देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ आप बार बार पीडीएफ से ज़रूर मैच कर लीजिएगा। शुरुआत में मैच करके देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट आए कि हाँ पीडीएफ्स के अंदर जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें सब इंक्लूडेड है। इसीलिए आप एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे। इसीलिए पहले आप अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि हाँ ये जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हैं, तो एक बार ज़रूर मैच करिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो उसका आंसर मैंने पूरा पीडीएफ के अंदर समझाया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो यही तो कंट्रोवर्सी है कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना ही आरओपी एक्ट 1951 में डिफाइंड है। बेसिक क्राइटेरिया क्या है, तो 4 प्रिंसिपल्स आपको मैंने बताए थे डिसाइड करने के, तो उसको आप देखिएगा। 102 एमपी से रिलेटेड करता है, 191 एमएलए से, वो ये 4 प्रिंसिपल्स बोले गए हैं, ठीक है। मेंस में क्या पूछा जा सकता है, तो मेंस में वही पेज आपको डायरेक्ट डिट्टो लिखना है, तो इसके लिए नोट्स आपको काम आ सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे डिसक्वालिफिकेशन के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो वो आपको केस लिखना होगा एंड वो 4 प्रिंसिपल्स लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए थोड़ा ये वन नेशन वन राशन कार्ड की कुछ इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि उसके अंदर जो आपकी 6 स्टेट्स थी आपकी, नहीं 4 स्टेट्स थी, 4 स्टेट्स थी आपकी साउथ में एंड एक स्टेट थी आपकी त्रिपुरा में। तो इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड का जो इसने रिफॉर्म कंडीशन फुलफिल किया है, तो उसे जो सेंटर है वो अलाउ कर देगी कि ठीक है आप बोरो कर सकते हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा जो बोरोइंग है वो किसको अलाउ की गई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका को अलाउ की गई है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश को, इसके बाद तेलंगाना को, इसके बाद गोवा को, इसके बाद त्रिपुरा को, ठीक है। तो ये जो पेजेस हैं ये मैं उसी पीडीएफ के साथ ऐड कर दूंगी, ओके, ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। बस यही एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उस नोट में नहीं लिखी हुई है। अब इसके देखिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लोन्स ले सकती है थ्रू बोरोइंग्स, तो अगेन मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर पहले से ही लोन लिया हुआ है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, अब देखिए ये क्वेश्चन था कि स्टेट विद हाईएस्ट जीएसडीपी, तो ये आपकी है कर्नाटका। देन आर्टिकल 293 सबसेक्शन 3 क्या है, 293 सबसेक्शन 4 क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है। सेंटर स्टेट पर कब कंडीशन से इम्पोज कर सकती है। मीन्स में क्या पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इश्यूज डिस्कस कीजिए जिसके थ्रू स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एड्रेस होती है एंड कैसे आप उसे एड्रेस करेंगे, ठीक है। देन ये आप लोक अदालत देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी है वो सब मैंने उसके अंदर लिया है, सो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए ये थोड़ा वो वाला है आपकी जो कावेरी रिवर एंड जो कर्नाटका रिवर है, तो ये जो पेजेस हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो मुझे लगे, तो आप इनको भी पीडीएफ के साथ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनका एक अपने मोबाइल के अंदर एक फ़ोल्डर बना सकते हैं कि ये कुछ पेजेस ऐसे होंगे, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगा लिखने के लिए, बल्कि ये उसी के अंदर से पढ़ी जा सकती हैं, तो इसका भी अलग से पीडीएफ बना के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इफ़ यू नीड दैट। अब आ जाते हैं, जैसे देखिए हमने कमिटीज़ पढ़ी थी कि पार्लियामेंट्री और कैबिनेट कमिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, फाइनेंस कमिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हमने पीडीएफ के अंदर नहीं किया है, ये आपको लक्ष्मीकांत से करना होगा। इनके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, कौन कौन सी कमेटी सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, कौन सी कमेटीज़ हैं जहाँ पे स्पीकर ही चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, इनका रोल एंड सिग्निफिकेंस बताइए। तो इन्हीं नोट से आपका मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप खुद के भी नोट्स बनाते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर बनाएं, उससे आपकी मेंस की भी प्रैक्टिस होगी एंड प्रीलिम्स की भी। देन देखिए सेशंस को टर्मिनेट करने के लिए, तो ये हमने भी पढ़ा था कि कौन समन कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट की पावर्स में एंड चेयरपर्सन, तो मैंने आपको बताया था एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई जो है वो चेयरपर्सन करते हैं, प्रोरिगेशन एंड डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करते हैं, साइन डाई इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है। राज्यसभा क्यों नहीं डिसॉल्व हो सकती, क्योंकि हमें पता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल बाद क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। मेंस में पूछा जा सकता है कि क्या करना होगा ताकि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, इसको डिस्कस कीजिए, ठीक है।
अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। ये इंटरनेशनल कोविनेंट वाला टॉपिक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। यूएन ह्यूमन राइट कमेटी क्या होती है। आर्टिकल 21 क्या है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स क्या है। मीन्स में पूछा जा सकता है कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है टू सेलिब्रेट और टू एयर ग्रीवेंसेज इन पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस। इसका रेलिवेंस डिस्कस कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं बोला जाएगा कि आप प्रशांत भूषण का नाम लिखें या इंटरनेशनल कोविनेंट ने क्या डिसाइड किया। नहीं, क्वेश्चंस पढ़कर आपको ये डिसाइड करना होगा कि अच्छा इसके अंदर वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी है एंड मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कंप्लीट होता है एंड प्लीज़ सपोर्ट। आपका अभी इस टाइम पे सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है कि आप सपोर्ट करें एंड अगर कोई और इम्पॉर्टेंट आपको कुछ बात कहनी हो या कुछ सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप कुछ सजेस्ट करते हैं। पीडीएफ से सिर्फ इसीलिए पढ़ाना बंद किया है ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक्स, क्योंकि डर है कि उनके पीडीएफ से पढ़ाने की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक्स अगर आएंगी चैनल पर तो चैनल बंद हो जाएगा। चैनल मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा चैनल बंद हो एंड क्योंकि इतनी मेहनत पढ़ा तो हम रहे हैं, जस्ट एक पीडीएफ की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक्स बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे साफ साफ और उसके थ्रू ही आपको पढ़ा देंगे। नोट्स चाहिए हो आपको तो आप मुझे पहले बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये पूरे मंथ का कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इनके अच्छे से पिक्स लेके आपको पहले दिखाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट।